किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने गेहूं की फसल में गेहूं की बालियों की साइज कैसे बढ़ाएं, बालियों की लंबाई कैसे बढ़ाएं, बालियों की मोटाई कैसे बढ़ाएं, बालियों में दाने हम कैसे ज़्यादा पाएं और जितने भी दाने बालियों में आएँ सभी स्वस्थ और अच्छे मोटे लंबे चमकदार दाने हम कैसे पाएं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे। क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं, किन किन खादों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि हमें हमारी बालियां अच्छी मिल सके, स्वस्थ बालियां मिल सके। किसान साथियों, अभी तक हम ध्यान देते थे कि हमारे गेहूं में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव हो जाए जिससे बाद में हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। अब आपको ध्यान देना है कि बालियां अच्छी आ जाएं। अगर बालियां भले ही आपके अच्छे कल्ले आ गए हों, लेकिन अगर बालियां अच्छी मात्रा में मतलब सही से नहीं आएंगी, सही तरीके से, तो आपको नुकसान होगा। तो इस अवस्था में जब अभी फसल या तो गबोड़ अवस्था में है या फिर कुछ दिन पहले की है, मतलब ज़्यादातर किसान साथियों की गेहूं की फसल 60, 65, 70, 75 या ऐसे आसपास 2-4 दिन आगे पीछे की होगी। तो उन किसान साथियों को क्या करना है, गबोड़ अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो गेहूं के ही नहीं सभी फसलों के लिए जब बालियां निकलने वाली होती हैं तो वह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गेहूं हो, धान हो या फिर कोई भी दूसरी फसल हो। तो सबसे पहले अगर हम गेहूं की बात करें तो गबोड़ अवस्था में आपको किन बातों का ध्यान देना है ये जानते हैं। तो गबोड़ अवस्था में अगर आपने अभी तक पोटास की पूर्ति नहीं की है तो पहला काम करिए, पोटास की पूर्ति अवश्य कर दीजिए। अब पोटास की पूर्ति से मेरा मतलब ये है, बहुत सारे किसान साथियों ने बुआई के समय पूरी मात्रा में पोटास डाला हुआ होगा। गेहूं की बुआई के समय 25 से 35 किलो या 37 किलो तक हमें पोटास पर एकड़ के हिसाब से, जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, इसका प्रयोग करना होता है। वैरायटी के पकने की अवधि के हिसाब से और वैरायटी की उत्पादन क्षमता के हिसाब से ये खाद की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। 25 से 35 किलो मोटा हमें पोटास गेहूं की फसल में पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। कोई ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो 35-37 किलो तक आप पोटास डाल सकते हैं। अब ये तो बात होगी पोटास बुआई के समय डालेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं, अगर मैं मतलब अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से बात करूं, तो जहां पे हम रहते हैं यहाँ के आसपास के किसान साथी पोटास का इस्तेमाल या तो बहुत कम करते हैं या फिर एनपीके डाल देते हैं, उससे कुछ पूर्ति हो जाती है। वो किसान साथी पोटास की पूर्ति ही नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं पैदावार कम मिला। कुछ भी कारण हो सकते हैं, ज़्यादा कीमत की वजह से या फिर कोई भी दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो निश्चित ही अगर आपकी मिट्टी में पोटास की कमी है तो आपको, वैसे तो खादों का इस्तेमाल हमें मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन ये संभव ना हो तो 25 से 35 किलो पोटास जो आता है बुआई के समय डाला जाता है। लेकिन जो किसान साथी नहीं डाले हैं वो किसान साथी क्या करें, अब हम ये जानते हैं। अगर आपकी बालियां अभी निकलने वाली हैं, फसल गबोड़ अवस्था में चल रही हैं, बालियां बनना स्टार्ट हुई हैं, तो इस अवस्था तक अगर आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो 1.5 किलो या अधिकतम 2 किलो के हिसाब से जो एनपीके आता है 0050, इसके वैसे तो मात्रा जो लगती है 1 से 1.5 किलो ही पर्याप्त रहती है, लेकिन बिल्कुल भी पोटास 1 ग्राम भी नहीं डाला है तो 1.5 से 2 किलो आप यह एनपीके स्प्रे विधि से अपने हिसाब से आपको डालना है। पर एकड़ के हिसाब से इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। और इसके इस्तेमाल से हालांकि पूरी पूर्ति तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो डालते हैं उसका कुछ और ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन ना डाल पाए हों तो कुछ पूर्ति करने से कुछ बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। तो 0050 आपको तब डालना है जब आपने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो या फिर आपने पोटास की कम मात्रा डाली है, मतलब ज़्यादा मात्रा नहीं दे पाए हैं, आधी मात्रा डाला है या फिर एनपीके के माध्यम से कुछ आपने पोटास की पूर्ति कर दी है। तो ऐसी दशा में आप जो है 1-1.5 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से बाली आने से पहले आप डाल सकते हैं। अब बात आती है, एक तो आपने पोटास की पूर्ति कर दी, इस अवस्था में फास्फोरस की पूर्ति करना भी फायदेमंद होता है। इसीलिए हम एनपीके 05234 का इस्तेमाल करते हैं। यह एनपीके गबोड़ अवस्था के लिए सबसे बेस्ट एनपीके है। अगर आपकी फसल अच्छी भाली चल रही है तो कोई भी एनपीके अगर आपने नहीं भी डाला है तो यह एनपीके आपको अवश्य डालना चाहिए। इससे बालियों का विकास बहुत अच्छे से होता है, बालियों तक भोजन बहुत अच्छे से पहुंचता है। इसके ऊपर हमने विस्तृत रूप से जानकारी भी आपको पिछली वीडियो में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। बस हाँ, आप इतना जान लीजिए
कि फास्फोरस से पौधे में बालियों का निर्माण बेहतर ढंग से हो पाता है। भोजन पहुंचाने का काम यहाँ पे फास्फोरस करेगा। 05234 में पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम से तो आपके दाने का निर्माण, बीज का निर्माण, बाली का निर्माण, तने की मजबूती होती है, पौधे बीमारी से बचते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता बेहतर होती है और ज़्यादा पानी या फिर कम पानी सहने की क्षमता पौधे को प्रदान करता है, बेहतर प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। तो ये सारे कार्य पोटास के भी होते हैं। तो 05234 गबोट अवस्था में डालना है। याद रखिए, बालियाँ निकलने से पहले डालना है। बालियाँ निकलने के बाद, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस समय बालियाँ निकल आई हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आप डालेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाली आने से पहले डालेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, गबोट अवस्था में डालेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो 05234 भी 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। इस अवस्था में अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो बेहतर फ़ायदा मिलता है। इस अवस्था में अगर आप जिंक बाली आने से पहले गोब की अवस्था, जिसको हम गबोट अवस्था या गर्भावस्था के नाम से भी जानते हैं, इस अवस्था में जिंक डालने से फ़ायदा क्या मिलता है कि आपके पौधे में भोजन का निर्माण बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो पाता है। जिंक से पौधे में प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी तेज़ी आती है, जिससे पौधे बेहतर ढंग से भोजन बना पाते हैं, जिससे फसल में अच्छे से भोजन बनने से बालियों के विकास में और तेज़ी आती है, बेहतर ढंग से बालियाँ बन पाती हैं, दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाता है। तो जिंक डालना भी इस अवस्था में फ़ायदेमंद होता है। जिंक लेकिन आपको मिट्टी में नहीं, स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। इस अवस्था में कोई भी चीज़ ज़मीन में नहीं डालना है, मिट्टी में नहीं डालना है। जो भी डालना है पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से ही प्रयोग करना है। तो जिंक हालांकि बहुत तरह से आती हैं, तो आप जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप चिलेटेड वाला जिंक इस्तेमाल करिए। चिलेटेड वाला जिंक भी बहुत फार्मूले में आता है। अगर आप 12% वाला एडिट्रिया जिंक आता है चिलेटेड वाला, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से बाली आने से पहले आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में 05234 को मिला लीजिए, लेकिन हाँ अलग अलग घोलना है, इकट्ठा नहीं घोलना है, क्योंकि 05234 में फास्फोरस होता है और फास्फोरस के साथ चिलेटेड वाला जिंक आप मिला तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते हैं। तो अलग अलग बर्तन में आपको दोनों को घोलना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर फार्मूला भी हम बता देते हैं। इस फार्मूले में 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ तो आपको लेना है फास्फोरस, पहली चीज़ आपको लेना है 05234, जिसमें फास्फोरस मिल ही जाएगा। तो 05234 आपको लेना है 1 से 1.5 किलो। साथ में लेना है जिंक 12% वाला, जो एडिट्रिया जिंक आता है चिलेटेड वाला, लगभग 100 ग्राम। इसके साथ आपको लेना है यूरिया लेना है। अगर थोड़ा बहुत पीलापन है तो 1-2 किलो यूरिया लीजिए। इसके साथ आपको लेना है बोरोन, जो बोरोन आता है 20% वाला, आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल करने से पहले घोल को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर फट जाता है तो नहीं डालना है। इन बातों का ध्यान, घोल टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हाँ इनको आपस में मिलाया जा सकता है या नहीं। हालांकि आप 05234 जिंक, बोरोन और यूरिया एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सभी को अलग अलग घोलना है, इकट्ठा कुछ भी नहीं घोलना है। टंकी में आप एक साथ डाल के सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा? बोरोन परागण में काफ़ी हेल्प करता है। केवल परागण में ही हेल्प नहीं करता है, पराग नली के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत सारे और भी दूसरे कार्य होते हैं। इसके ऊपर भी हमने पिछले वीडियो में विस्तृत जानकारी आपको दी है। बोरोन के ऊपर स्पेशली हमने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरी पिछली 1-2 दिन वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बोरोन के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आप इतना समझिए, बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में फ्लावरिंग में काफ़ी हेल्प होती है, परागण में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे आपके दाने अच्छे आते हैं, स्वस्थ दाने आते हैं, दाने की मोटाई अच्छी आती है और बढ़िया लाभ मिलता है। तो आप 05234 जिंक, यूरिया, बोरोन अलग अलग बर्तन में घोलिए और एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको और किन किन बातों का ध्यान देना है। तो पानी की कमी इन अवस्थाओं में आपको नहीं करनी है। अक्सर हम इन सभी बातों पे तो ध्यान देते हैं, हम खादों के इस्तेमाल के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार हमें मिट्टी में नमी कितना है ये हमें नहीं पता होता है। इसके लिए आपको खेत की निगरानी समय समय से करनी है। अच्छे से आप खेत में जाइए, हर सप्ताह में कम से कम 2 बार 3 बार खेत में जाइए, मिट्टी चेक करिए। अगर आपको पानी की कमी दिखती है तो आपको पहला काम करना है, आपको सिंचाई करना है। लेकिन हाँ, इस अवस्था में जब गबोट अवस्था होती है, बालियाँ निकलने वाली होती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा पानी भर भी देंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एक तो कभी भी गेहूं में बहुत दिन तक पानी भर के नहीं रखना चाहिए। दूसरा, पानी भर के रखेंगे तो फसल गिरने की संभावना भी बढ़ सकती है। पौधे जब गिर जाते हैं
तो चूहे वगैरह ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरी समस्याएं भी हो जाती हैं, तो हमारी फसल भी ख़राब हो जाती है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना होता है। गेहूं में कभी भी नहीं रखना होता है। धान में तो चलो चल जाएगा, लेकिन गेहूं में नहीं चलता है। इसके साथ साथ कोई भी अच्छा फंगिसाइड भी आप डाल सकते हैं। आप टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं 100 ml पर एकड़ के हिसाब से। तो अगर आप फंगिसाइड भी मिलाने वाले हैं तो मेरा मानना यह है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप तब मत मिलाइए। आप NPK 05234 और टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर दीजिए, साथ में आप बोरोन का स्प्रे कर दीजिए, और जिंक और यूरिया का अलग से स्प्रे कर देंगे तो इससे बेनिफिट आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तब ऐसी कंडीशन में आप, अगर आपको चिलेटेड वाले जिंक नहीं भी मिलती है तो आप जिंक सल्फेट भी डाल पाएंगे। जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला, लगभग 700 ग्राम मात्रा लेनी होती है, या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट लगभग 1 किलो मात्रा लेनी होती है। साथ में 1-2 किलो या 3 किलो दानेदार यूरिया मिला सकते हैं, और इसका आप अलग से घोल बना सकते हैं। कम से कम 4-5 दिन का आप अंतर दीजिए, लगातार खादों का इस्तेमाल मत करिए, तो ये सारी चीज़ें बढ़िया काम करेंगी। आपकी बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, आपकी बालियों की लंबाई मोटाई अच्छी आएगी, और आपको एक बेहतर उत्पादन किसान साथियों मिल पाएगा। पानी के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। किसान साथियों, कमेंट के माध्यम से आप हमें यह अवश्य बताएं कि आपके गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। अपने किसान भाई के साथ वीडियो आप साझा भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी अगली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।